सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों आज हम हिंदी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, जितने चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, उन चैप्टरों के सभी चैप्टर के जितने क्वेश्चन संभव हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको एक क्लास में करा देंगे उस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, थ्योरी तो हमने पढ़ लिया चैप्टर वाइज, मैंने आपको पिछली क्लासेजों में थ्योरी कंप्लीट कराई है हर चैप्टर की, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, सबकी मैंने आपको चैप्टर वाइज जो है थ्योरी कंप्लीट करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन कैसे कैसे उस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए हम क्या लेके आए हैं, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। जैसे एक चैप्टर है, कोई वर्णमाला है, संधि है, उसमें से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो आज हमारी हिंदी की कुछ चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसकी पहली क्लास है, जिसका नाम है वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला से बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। 25 क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं कि 25 क्वेश्चन कराएंगे। लगभग इस क्लास में आप यकीन मानिए 50 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद किसी ने भी दोस्तों अगर थ्योरी की क्लास भी नहीं देखी है ना, वर्णमाला की थ्योरी की भी क्लास नहीं देखी है, तो यकीन मानिए वो किसी भी एग्जाम में वर्णमाला का एक भी उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस क्लास को बस आपके शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है। मैं इसमें वर्णमाला के जितने क्वेश्चन से जितनी थ्योरी थी सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा, पर यकीन मानिए कि इससे आपके वर्णमाला के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, हिंदी की आज हमारी पहली क्लास है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है ना प्रैक्टिस सेशन की, ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम यानी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि हम पहली बार करा रहे हैं, तो मैं आपको पहली बार ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में देने के लिए बैठे ना, तो आपको अलग अलग सी क्लासेज नहीं लेनी पड़े। तो इसलिए जो हमारी ये क्लास चल रही है वो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको इसमें जो एक क्लास है उसमें वर्णमाला से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये आपसे पूछा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये क्या होगी, शब्द होगी कि नहीं? शब्द तो कई शब्दों से मिलकर बना है ना, कई वर्णों से मिलकर बना है। क्या व्यंजन है? नहीं, व्यंजन तो अलग होते हैं। और स्वर है क्या? नहीं, स्वर नहीं है। क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण है, या उसको अक्षर भी कहते हैं। तो अब भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको पता चलेगी क्या है, वर्ण है। तो मैं आपको यहीं पे तीन चीज और बता देता हूँ जो आपको नोट करनी है। देखिए, जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूँ ना, वो आप नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊँ आप उनको नोट करते रहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो लिखिए दोस्तों, भाषा की क्या लिखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी मौखिक इकाई तो कौन सी है, बताइए कौन सी है? भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है ना, वो कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, एक तो होता है, मैं आपके सामने लिख दूं ए, क्या लिख दूं? ए, ये तो मैंने ए लिख दिया। और एक मैं बोल रहा हूं ए, क्या एक मैं बोल रहा हूं ए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला ही, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने बोला ही तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, मौखिक जो इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ये दो इकाई आपको क्लियर है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। क्योंकि हम किसी चीज को पहले बोलते फिर उसको लिखते हैं, तभी तो सीखते हैं, पहले बोलते हैं तभी तो लिखना सीखते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, आप कहेंगे ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि होगी। फिर मैं आपको बताऊं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। ये दो चीजें आपको क्लियर? बिल्कुल। अब तीसरी चीज नोट कीजिए, अर्थ के आधार पर। क्या नोट कीजिए दोस्तों? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो बताइए कौन सी होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो आप कहेंगे शब्द होगी। क्या होगी? शब्द होगी। किसी वर्ण का कोई अपने आप में शब्द होता है? किसी वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ होता है? जैसे मैं कै लिख दूं, मैंने कै लिख दिया, तो इसका क्या अपने आप में कोई अर्थ है? क्या अर्थ है? नहीं। जब बहुत सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बनाएंगे तो उसी को तो अर्थ होगा। तो वही तो पूछ रहा है, वो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे शब्द है। क्या है? शब्द है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर? ये तीनों चीजें आपको अलग से नोट करनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपको नोट करके चलनी है। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आप इस क्लास को ले लीजिए, वर्णमाला की आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी ना, तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ वर्णमाला से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तीनों चीजें आपको क्लियर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ये क्या होता है, री होता है। क्या होता है, री होता है। जैसे आप लिखते हैं ना रे से ऋषि, आपने पढ़ा होगा रे से ऋषि, ऐसे तो लिखते हैं, तो ये क्या होता है, री होता है। इसको बोलते कैसे, री। क्या होते हैं, री बोलते हैं। तो इसने पूछा है किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो री की अक्षर क्या होता है, री की मात्रा क्या होती है, तो आप कहेंगे री की मात्रा होती है ये वाली। क्या होती है, ये वाली होती है री की मात्रा। तो री की मात्रा कहाँ है, कृपया पे है, बिल्कुल है। कृष्णा पे है, बिल्कुल है। दृष्टि पे है, बिल्कुल है। किस पे नहीं है, क्रम पे नहीं है। किस पे नहीं है, क्रम पे नहीं है। क्रम पे नहीं है, क्या नहीं है, री की मात्रा नहीं है। तो क्रम पे है क्या, क्रम पे है क्या, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ क्रम पे है क्या। तो आप नोट कीजिए क्रम पे क्या है, रे। क्रम पे क्या है, रे। अब ये रे कैसे वाला है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो रे लिखिए, नोट कीजिए अलग से। रे तीन प्रकार के होते हैं। रे के रूप कितने होते हैं, तीन प्रकार के रूप होते हैं। एक तो होता है पदेन रूप। क्या होता है, पदेन रूप होता है रे का। एक क्या होता है, एक होता है सामान्य रूप होता है। क्या होता है, एक होता है सामान्य रूप होता है, और एक कैसा होता है, आप कहेंगे रेफ वाला, रेफ वाला रूप होता है। तो रे के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। ठीक है, पदेन रूप क्या होता है दोस्तों, पदेन रूप ऐसा होता है, जैसे मैं आपके लिख दूं क्रम, क्या लिख दूं, क्रम। तो नीचे वाला ये जो है ना, एक तो दोस्तों हलंत होता है, एक तो हलंत होता है। जैसे ऐसे करके लिखेंगे, ये हलंत हो गया, ये हलंत हो गया। लेकिन ऐसे करके जो लिखते हैं ना, ये जो होता है, ये होता है रे का पदेन रूप। रे का क्या होता है, पदेन, यानी पद के नीचे जो होता है, पद के नीचे जो होता है उसको कहते हैं पदेन रूप। और ये पूरा रह होता है, ये पूरा रह होता है, आधा रह नहीं होता, पूरा रह होता है। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर में या फोन में हिंदी टाइपिंग की होगी ना, तो आपने पहला वो क्रम कैसे लिखा जाता है, क्रम ऐसे करके लिखा जाता है, कै आधा फिर रे पूरा और मैं, कै आधा और रे पूरा फिर मैं, तो ऐसे करके क्रम लिखा जाता है, तब ये नीचे आता है। तो उसका क्या मतलब, रे पूरा है कै आधा है, रे पूरा है कै आधा है। तो ये तो हो गया पदेन रूप, ये तो हो गया पदेन रूप। ठीक है, और सामान्य क्या होता है, सामान्य तो यही होता है, जैसे रमेश। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए कह दूं राजू, है ना, तो ये क्या होता है, ये तो सामान्य रूप होता है, रे अलग ही दिखता है। ठीक है, दूसरा रूप आपको क्लियर, एक होता है रेफ वाला रूप। रेफ वाला रे क्या होता है, रेफ वाला रे होता है, जैसे आपने लिखा कार्य, क्या लिखा, कार्य। तो ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना, ये जो ऊपर चढ़ रहा है, इसको कहते हैं रेफ वाला रूप, इसको कहते हैं रेफ वाला रूप। ये कैसा होता है रेफ वाला रे, तो ये होता है आधा। कैसा होता है, आधा, आधा रे होता है। तो आप कभी लिखेंगे ना, हिंदी में टाइपिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कै धन ए, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी तोड़ के बताऊंगा, फिर क्या आएगा, बड़ा आएगा, फिर क्या आएगा, रे आदि आएगी, और फिर ये आएगा। तो ऐसे करके लिखा जाता है कार्य, कार्य, बोलिए कार्य। तो ये जो रे होता है ना, ये आधा वाला होता है, ये जो रे होता है वो आधा वाला होता है, रेफ वाला रे। ठीक है, आपको रे के तीनों मतलब क्लियर हुए, बिल्कुल क्लियर हो गए। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, कै खे गे झ फे ध्वनियां किसकी हैं, कै गे झ फे ध्वनियां किसकी हैं, तो ये आपको बताना है किसकी हैं, क्या संस्कृत की हैं, क्या अंग्रेजी की हैं, क्या अरबी फारसी की हैं, या दक्षिण भाषा की। तो आप कहेंगे ना ये संस्कृत की है, ना ये अंग्रेजी की है, ना ये दक्षिण भाषा की है, ये है अरबी फारसी की। किसकी है, अरबी फारसी की। तो इनको कहते क्या है, इनको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये जो नीचे लगा हुआ है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। एक तो दोस्तों रहता है सामान्य वाला क्या, एक तो सामान्य क्या होता है, क्या खे, और एक ये जो नीचे लगा होती है ना बिंदी, इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। अब इन नुक्ताओं की खोज किसने की थी, नुक्ता किसने बताए, तो आप बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताए थे। किसने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, किसने बताए थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताए थे। सितारे हिंद, किसने, सितारे हिंद ने बताए थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, किस जो नुक्ता है उनकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताई थी। किसने, राजा शिव प्रसाद हिंद ने बताई थी। और ये कहाँ से लिए गए हैं, अरबी फारसी की भाषा से लिए गए हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बढ़ाइए। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है आपको। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, जैसे ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, ऐसे अंग्रेजी होती है ना, तो ऐसे हिंदी वर्णमाला को आपको क्रम बताना है। तो बताइए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ हिंदी वर्णमाला का क्रम। हिंदी आप सोच रहे हैं ना कि ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे आता है, फिर बड़ा आता है, तो ऐसे स्टार्ट नहीं होती। ऐसे तो हम लिखते हैं, लेकिन हिंदी का जो शब्दकोश का क्रम होता है ना, यानी हिंदी डिक्शनरी का जो क्रम होता है,
उसमें सबसे पहले ये आती है, क्या आती है, ये आती है बिंदी वाली, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है चंद्र बिंदु, क्या आता है, चंद्र बिंदु। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है अयोगवा, ठीक है। तो ये दो जो होते हैं ना, इनके बाद आता है छोटा बड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ये वाली आती है, फिर ये वाली आती है और ये आती है, ठीक है। यानी कि आ आती है, फिर चंद्र बिंदु वाली आती है, फिर अयोगवा आता है, ठीक है। तो ये तो ही ना आते हैं, उसके बाद छोटा आता है, बड़ा आता है, यानी सबसे पहले ये आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे अगर डिक्शनरी में शब्दकोश बनवाने के लिए दे, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले किसको इंपोर्टेंस देना है, तो आपको इनको इंपोर्टेंस देना है, ठीक है। याद रखेंगे, जैसे अंगूर होता है तो अंगूर जो है ना वो वर्ड सबसे पहले आएगा, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर सबसे पहले आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं आंख, क्या लिख दूं, आंख, तो ये वर्ड अंगूर के बाद आएगा क्योंकि इस पे चंद्र बिंदु लिखी हुई है। अगर मैं लिख दूं निहि शब्द, क्या लिख दूं, निहि शब्द, ऐसे करके लिख दूं, तो ये इसके बाद आएगा, यानी ये क्रम होता है। ए और बड़ा है ना, ये सबसे पहले नहीं आते, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा छोटी बड़ी ऊ, ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब हम इन शब्दकोशों को बताते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले इसको तोड़ के देखिए कैसे तोड़ते, तो शब्द देखिए, याद रखिए, कोई भी व्यंजन, क्या दोस्तों, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता। कोई भी व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कोई स्वर अपनी जो स्वर होता है ना, वो अपना मूल रूप होता है, स्वर का पूर्ण रूप होता है, उसके साथ कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखेंगे। तो इसको तोड़िए, अनार को तोड़ते हैं। पहले ए क्या है, ए एक स्वर है, मैं अभी आपको बताऊंगा ए क्या है, एक स्वर है, तो ए में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। न क्या है, न एक व्यंजन है, न लगा लेंगे, न के नीचे हलंत लगा लेंगे, और हलंत के बाद क्या आएगा दोस्तों, बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, रे आएगा, रे आएगा, रे क्या, रे एक व्यंजन है, और रे के बाद क्या आएगा, ए आएगा, रे में भी हलंत आ जाएगा। ये टूट गया, बिल्कुल टूट गया। दूसरे को तोड़िए, बी को तोड़ते शिक्षक। शिक्षक कैसे लिखा जाता है, सी, इसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है, पहले से आएगा, फिर क्या आएगा, छोटी, देखिए स्वर होना चाहिए, जरूरी नहीं है ए आई, जरूरी नहीं है ए। अगर किसी अक्षर में ऊ है तो ऊ भी स्वर है, ई है तो ई भी स्वर है, फिर ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ई है, यानी छोटी वाली ई है तो ई आएगी पहले, ठीक है। उसके बाद लिखिए, प्लस लगाएंगे, छह। छह कैसे बनता है दोस्तों, छह क्षत्रिय कैसे बनता है, कै धन, कैसे बनता है, कै धन श से बनता है, कैसे बनता है, कै धन श से बनता है। ये भी हम अभी आगे चल के बताएंगे आपको। तो कै पहले क्या आएगा, पहले कै आएगा, फिर क्या आएगा, फिर से आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कै, तो कै लगा लेंगे और कै में हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आएगा, ठीक है। अगले को देखिए, कलम। कलम को तोड़ के देखिए, कलम कैसे टूटेगा, कै धन, कै क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए आता है, व्यंजन के साथ एक स्वर जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद ले आएगा, ले में भी व्यंजन है, ले के बाद एक स्वर जरूर आता है, क्योंकि ले में कुछ नहीं है तो ए आएगा। बोल के देखिए, ले, बोल के देखिए, ले, तो अंत में किसकी आवाज आएगी, एक स्वर की आवाज आएगी, ई, तो ये क्या होता है, आ होता है, तो ले में क्या आएगी, आ की आवाज आएगी। अगर कोई स्वर नहीं है ना उसमें तो आ आता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद मैं आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो ये हमने तोड़ दिए तीन, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। पहले देखिए, उसके बाद अंजलि को तोड़ के देखते हैं। अंजलि को मैंने कहा था सबसे पहले क्या आएगा, ये वाली बिंदु आएगी, अन वाली आएगी, अम वाली आएगी, तो इसको लिखेंगे अन धन। ये क्या है, एक अपने आप में स्वर है, तो ये इसमें हलंत नहीं लगेगा। जय आएगा, जय में हलंत लगेगा, जय के बाद ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद ले आएगा, और ले में पहले से ही एक स्वर मौजूद है, कौन सी, बड़ी, तो ये टूट गई। ये क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। जो शब्दकोश में आते हैं ना क्रम, इसी क्रम में आते हैं, ठीक है। हमने शब्दों को तोड़ दिया, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला आएगा, सबसे पहले अंजलि वाला आएगा, यानी पहले नंबर पे डी आएगा। तो ए पहला वाला गलत और चौथा वाला गलत, तो बचे दो, ए तो आएगा, बिल्कुल डी आ गया। उसके बाद क्या आएगा, इनमें देखिए ए आएगा, ये क्या आएगा, तो सबसे पहले ए वाला आएगा, यानी अनार वाला आएगा, तो उसके बाद ए आएगा, ए आएगा ना। उसके बाद से आएगा या क्या आएगा, से आएगा या क्या आएगा, तो पहले क्या आता है, क्या आता है, तो पहले सी आएगा, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद बी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आपको पता चला कैसे टूटते हैं, बिल्कुल पता चल गया होगा। पर आपको ये चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग सोचते हैं कि छोटे या बड़े या से स्टार्ट होता है, लेकिन इनसे स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है किन से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तोड़ लेंगे आगे, बिल्कुल भी तोड़ लेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बताइए, स्थान के आधार पर बताइए कि दंते व्यंजन कौन सा है। स्थान के आधार पर बताना है आपको कि दंते व्यंजन कौन सा है। तो अब मैं आपको व्यंजन बताता हूँ। दंते व्यंजन आप कैसे बताएंगे, व्यंजन कैसे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52, यानी 52 वर्ण होते हैं, यही कहेंगे बिल्कुल। स्वर कितने होते हैं,
स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। लिखने के आधार पर, बोलने के आधार पर 10 स्वर होते हैं, ये आपको पता है, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊं। तो 11 स्वर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, व्यंजनों की बात कर लेते हैं। व्यंजन कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, 25 तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में लिखते लेते हैं। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है, कै, चे, टे, ते, पे, ऐसे तो स्टार्ट होता है, बिल्कुल होता है। कै, खे, गे और घे और अणे, ऐसे तो होता है, बिल्कुल। ये 5 वर्ण होते हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं। ये हो गए, बिल्कुल हो गए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे चे आता है। चे के बाद क्या आता है, चे, छे, जे, झे, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगी। क्या आएगी, ई आएगी, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद होगा। मैंने पिछली क्लासों में जब हिंदी मैंने आपको बताई थी ना, तो एपएनआर तो आपको आते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टे, टे के बाद क्या आता है, टे, ठे, ठे के बाद क्या आता है, डे डमरू, डे डमरू के बाद क्या, ढक्कन, ढक्कन के बाद क्या आता है, आप कहेंगे अणे खाली आता है। क्या आती है, अणे खाली आती है। आपने पढ़े हैं ऐसे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ते वाला आता है। ते, थे, दे, धे, ने, यही तो आते हैं, बिल्कुल। ये हो गए 5 वर्ण, ठीक है। आप इनको नीचे ही लिखना है, ठीक है। पे, उसके बाद पे वर्ण आता है। तो पे में क्या आता है, पे, फे, बे, भे, में, ये 5 वर्ण आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लिख लिए, बिल्कुल। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, 4 और 5 लिख लिया हमने, बिल्कुल लिख लिए, ठीक है। इसको सबसे पहले कंठ आता है। क्या आता है, कंठ आता है। जो नीचे से होता है ना, उसको नीचे से बोलते हैं। कंठ के बाद क्या आता है, तालु आती है। तालु होती है, क्या आती है, तालु आती है। तालु के बाद क्या आती है, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा आती है। क्या आती है, मूर्धा आती है। मूर्धा के बाद क्या आती है, दंत आते हैं। क्या आते हैं, दंत आते हैं, ठीक है, दंत आएगा। उसके बाद क्या आएंगे, ओष्ठ आएंगे। क्या आएंगे, ओष्ठ आएंगे। ये आपको याद है, नहीं याद तो अब याद कीजिए कैसे आते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाले जितने वर्ण है, ये क्या है, ये तो कंठ वाले, ये जो वाले जितने व्यंजन है ये तो कंठ है। उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। अब हम आंसर तो यहाँ से बता सकते हैं, आंसर तो यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे भी तो बताने वाला हूँ व्यंजन क्या क्या होते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों व्यंजन, ये तो 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। इनको क्या कहते हैं, इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है, इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। एग्जाम में अभी आपसे पूछे कभी कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 25 होते हैं। क्या इनमें सिर्फ कंठ में यही आते हैं, कंठ में यही आते हैं, स्वर नहीं आते, तो आप कहेंगे नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या आता है कंठ वाले में, क्या आता है, आप याद कीजिए। मैंने आपको कैसे याद कराया था, विवाह किसका, ईएस का, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन के कैसे हो गया, लाह से जैसा, लाह से जैसा हो गया तो विवाह में गया, तो उसकी सहेली ने क्या किया, ओ, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कैसे लिखेंगे, विवाह, विवाह यानी विसर्ग, विसर्ग कैसे, ऐसे जो होता है। तो विवाह किसका, ईएस का, विवाह किसका, ईएस का, तो ये आएगा और है आएगा, और कौन सा आएगा, है आएगा। ये वाले किस में आते हैं, ये वाले कंठ में आते हैं, ये वाले कंठ में आते हैं। विवाह किसका है, ईएस का है। ईएस कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके, ई यस। ये वाले किस में आएंगे, तालु में आएंगे। ये वाले किस में आएंगे, तालु में आएंगे। विवाह किसका, ईएस का। ईएस क्या बन गया, ईएस बन गया ऋषि। क्या बन गया, ऋषि। ऋषि बन गया तो कैसा हो जाएगा, री और शय, री और शय। ये किस में आएंगे, ये वाले मूर्धा में आएंगे, ठीक है। ये बन गया ऋषि, बन के दोस्तों कैसा हो जाता है, लाह से जैसा। कैसा हो जाता है, लाह से जैसा, लाह से जैसा, कैसा, लाह से जैसा। और इसमें ये जो जय आ रहा है ना, ये वाला जय नहीं आएगा, ये नुक्ता वाला जय आएगा, ये नुक्ता वाला जय आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और लास्ट जैसा होता है तो वो शादी में जाएगा तो वो कैसा लगेगा, सूखा सा देखेगा। और जब सहेली की दोस्तों देखते हैं तो कैसे कहते हैं, ओ ये कैसा दोस्त है, ये कैसा पति है, इसका कैसा दूल्हा है, ठीक है। तो ये सब इसमें वर्ण आते हैं। ये आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि दंत व्यंजन क्या होता है। दंत कहाँ, ये वाला दंत यानी तय वाला। तय में क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, दे 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 आता है, पहला आता है, बिल्कुल सही है। गे आता है, नहीं, गे तो इसमें आता है कंठ वाले में, ये नहीं आएगा। च आता है, नहीं, च तो इसमें आता है तालु वाले में, ये भी नहीं आएगा। डे आता है, इसमें आता है मूर्धा वाले में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। व्यंजन क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपको याद है। स्पर्शी व्यंजन बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से याद करा देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। 11 स्वर होते हैं। आगे अभी और मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे 52 होंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको सारे बता दूंगा 52 वर्णों के बारे में, ठीक है। याद रखना, कै, चे, टे, ते, पे, कैसे, कै, चे, टे, ते, पे। तो कंठ में कौन कौन सा आएगा, कै, खे, गे, घे, डे। उसके बाद क्या आएगा, चे, छे, जे, झे, अइया। उसके बाद क्या आएगा, टे, ठे, डे, ढे, न, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ते, थे, दे, धे, न, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पे, फे, बे, भे, में। ये सब किस में आते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उसके बाद स्वर भी तो आते हैं इनमें,
क्या आते हैं, स्वर भी तो आते हैं। और स्वर को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वी से याद रख लीजिए विसर्ग, उसके बाद रखना है विवाह किसका, ईएस का। बोलिए विवाह किसका, ईएस का। तो वी से विसर्ग, फिर दोनों आएंगे, छोटा भी बड़ा भी, और है भी आएगा विवाह। बोलिए विवाह, यानी है भी आ रहा है तो है भी किस में आएगा, कंठ वाले में आएगा। विवाह किसका, ईएस का। ईएस कैसे लिखा जाता है, छोटी बड़ी, ई यस। यस कैसे लिखा जाता है, ये और से। विवाह किसका, ईएस का। विवाह किसका, ईएस का। ईएस बन गया ऋषि, ईएस बन गया ऋषि। री बोलिए री, और उसमें किसकी आवाज आ रही है, रे की भी आ रही है और से की भी आ रही है, तो ये भी किस में आएंगे, ये भी मूर्धा वाले में आएंगे। तो विवाह किसका, विवाह ईएस का। ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन के कैसे हो जाते हैं, ला से जैसे। कैसे हो जाते हैं, ला से जैसे, यानी ले से और जय। जय दोस्तों कैसा आता है, साधारण वाला नहीं, नुक्ता वाला। साधारण वाला नहीं, नुक्ता वाला। और लास्ट जैसे बन के कैसे हो जाएगा, जब विवाह जाएगा तो देखेंगे कैसे होगा, ओ। तो ये किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। ये आपको क्लियर, व्यंजन आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको पढ़िए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये कैसे बताएंगे दोस्तों। अभी मैंने आपको 25 जो स्पर्शी व्यंजन बताए थे, उन्हीं को याद रखिए। 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको ऊपर नंबर लिखवाए थे, बार बार तो मैं आपको नहीं लिखवा पाऊंगा। तो अब बताइए घोष में क्या क्या आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। घोष को क्या कहते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। घोष होता क्या है, घोष मतलब होता है वायु के साथ। घोष क्या होता है, घोष के साथ होता है मतलब वायु के साथ, ठीक है, जिसमें ज्यादा वायु लगे उनको बोलने में, उसको घोष कहते हैं, ठीक है। और अघोष क्या होता है, अघोष होता है जो बिना वायु के बोले जाते हैं, मतलब बिना कम वायु लगे, उसको अघोष कहते हैं। तो सघोष में क्या क्या आते हैं, ये स्पर्शी व्यंजनों को याद करिए। सघोष में आते हैं 3 4 5, 3 4 5 वाले जो वर्ण होते हैं ना, वो किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। वो किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। और क्या आते हैं दोस्तों, सघोष में और 10 स्वर आते हैं। कितने आते हैं, 10 स्वर आते हैं। री नहीं आती दोस्तों, क्या री नहीं आती, 10 स्वर आते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये आते हैं, ठीक है। ये चारों भी आते हैं। ये किस में आते हैं, घोष में आते हैं, यानी सघोष में आते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसमें भी ये जो है ना, ये वे को क्या कहते हैं, ये वे को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। किसको, ये वे को। अब इसको अर्धस्वर क्यों कहते हैं दोस्तों, ये स्वरों के स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं कौवा, क्या लिख दूं, कौवा, तो मैं कौवा को ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं कौवा को कौवा भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इनको अर्धस्वर कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अर्धस्वर कौन से व्यंजन होते हैं, तो आप बताएंगे ये वे होते हैं। कौन से, ये वे होते हैं। उसके बाद आपको पूछना है यंथस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये रले वे होते हैं। क्या होते हैं, ये रले वे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। घोष में क्या क्या आता है, याद रखेंगे, 3 4 5 और 10 स्वर आते हैं, ये रले वे आते हैं, ठीक है। उसके बाद सघोष में क्या आता है, आप कहेंगे 1 आता है, 2 आता है। क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है। और क्या आता है, और आता है श। क्या आता है, श श और श। क्या आता है, श श और श। इसमें दोस्तों है भी आता है। ये सघोष में क्या आता है, सघोष में ये रले तो आते हैं, है भी आता है। क्या आता है, भी आता है, क्योंकि इसमें बोलने में ज्यादा वायु लगती है ना। बोलिए है, बोलिए है, तो ज्यादा वायु लगती है ना, है भी आता है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जो आते हैं श श श, ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। अब बस आपसे पूछा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो कौन कौन से नहीं आते। देखिए ये आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि ये रले आते हैं ना, है भी, ये भी आता है। ए आता है, बिल्कुल आता है, सारे के सारे स्वर आते हैं 10 के 10। पे आता है, पे नहीं आता दोस्तों, पे नहीं आता। न आता है, न आता है, बिल्कुल आता है। याद कीजिए दंते वाले में जो 5वां वर्ण होता है, कौन सा होता है, ते थे दे धे ने होते हैं ना, तो ये क्या होता है, 5वां वर्ण होता है। यानी ये भी आता है, 3 4 5 तो आते हैं, तो ये भी आता है। कौन सा नहीं आता, आप कहेंगे पे वर्ण नहीं आता, पे वर्ण घोष में नहीं आता। क्लियर आपको, घोष सघोष क्लियर। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। घोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा वायु लगे, ठीक है, वो घोष होते हैं, ठीक है, उनको सघोष कहते हैं। अघोष क्या होते हैं, अघोष वो होते हैं जिनको बोलने में कम वायु लगे। तो घोष में आते क्या क्या है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है। ये जो वर्ण मैंने आपको बताए थे वो आते हैं। 10 के 10 स्वर आते हैं, ये रले वे आते हैं, जिनको अंतस्थ कहते हैं, और है आता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वे को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, हम कौवा की जगह कौवा भी लिख सकते हैं, यानी स्वरों के स्थान पे भी इनका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अघोष में क्या क्या आते हैं, 1 2 आता है, श श श आते हैं, ठीक है, तीनों श आते हैं। तो क्लियर, ये आपको सघोष सघोष बिल्कुल क्लियर। चले आगे
चलिए आगे चलते, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? नासिक के व्यंजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताए थे, स्पर्शी व्यंजन बताए थे, वो मैंने आपको क्यों कहा था कि इंपोर्टेंट है, उनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो नासिक के व्यंजन जो 5 वर्ण होते हैं ना अंत के, वो याद रखिए 5वें वर्ण, अंत के जो 5वें वर्ण होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे ड होता है, कौन सा होता है? ड होता है, इया होता है, क्या होता है? इया होता है, और क्या होता है? अण होता है, न होता है, और क्या होता है? मैं होता है। तो ये जो 5 वर्ण है अंत के, ये क्या होते हैं? ये नासिक के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नासिक के होते हैं। और अनुस्वार भी होता है, क्या होता है? अनुस्वार भी होता है। तो ये आते हैं किसमें? नासिक में। ये आते हैं किसमें? नासिक के में। ठीक है, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? ये होते हैं। इसी के साथ आपको मैं निरूनासिक बता देता हूँ। एक होते हैं निरूनासिक, इसको नासिक्य को क्या कहते हैं? नासिक्य को दोस्तों अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं। तो याद रखेंगे नासिक्य को क्या कहते हैं? अनुनासिक भी। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए कौन सा वर्ण अनुनासिक है तो दिक्कत नहीं लेनी, नासिक को वर्ण को ही अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद निरूनासिक, उसके बाद निरूनासिक बताता हूं मैं आपको। तो निरूनासिक कौन कौन से होते हैं? निरूनासिक 2 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो छोटा आ होता है और एक बड़ा आ होता है। कौन से होते हैं? एक तो छोटा आ होता है, एक बड़ा होता है। तो 2 निरूनासिक होते हैं, छोटा बड़ा। और 5 क्या होते हैं? 5 आप कहेंगे नासिक के होते हैं, 5 वर्ण जो अंतिम होते हैं, और एक अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। 6 नासिक के होते हैं, 2 क्या होते हैं? 2 निरूनासिक होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब इसमें पूछा है कौन सा व्यंजन नासिक है, तो कौन सा? ये है? नहीं है। ल है? नहीं है। क्या है? इया है। क्या है? इया है। जय है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नासिक के निरूनासिक के आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, एक एक क्वेश्चन से एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों मैं आपको। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बताइए, निम्न में से अल्प प्राणवर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राणवर्ण कौन सा, ये आपसे पूछा गया। तो अल्प प्राणवर्ण याद कीजिए, उसी को 25 जो स्पर्शी व्यंजन मैंने बताए थे आपको, उसमें से अल्प प्राण कौन सा होता है और महाप्राण कौन सा होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी बताइए अल्प प्राण कौन सा होता है। तो अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होते हैं, और 10 स्वर होते हैं। कितने? 10 स्वर होते हैं। और क्या होता है? आप कहेंगे अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ मैंने अभी आपको बताया, अंतस्थ यानी ये, रे, ले, वे, ये क्या होते हैं? ये भी अल्प प्राण होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी अल्प प्राण होते हैं। याद रखेंगे अल्प प्राण में क्या क्या आता है? 1, 3, 5, 10 स्वर आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये रे लेवे, ठीक है, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। तो ये रे लेवे इसमें से पूछा है कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो 10 स्वर ए तो आता है, बिल्कुल आता है। क्या आएगा? क्या किस में आता है? पहले वर्ण में आता है ना, के, चे, टे, ते, पे। तो ये मैं आपको बार बार नहीं रिवाइज कराऊंगा, उसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। ठीक है, तो पहला तो आएगा, पहला तो आएगा। अल्प प्राण कौन सा आता है? वर्ण कौन से हैं? तो ए पहला तो बिल्कुल है, पहला तो बिल्कुल है, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ए आता है, ए क्या है? स्वर है। तो स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? क्या पहला वर्ण है? तो बिल्कुल है। कहला स्पर्शी व्यंजन है? तो बिल्कुल है। तो ये भी किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। किस में आएगा? अल्प प्राण में आएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। खे कौन सा है? खे तो दूसरा वाला है। खे तो दूसरा वाला है, दूसरा वाला तो अल्प प्राण में नहीं आता, यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। बाकी के 3 हमारे गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अल्प प्राण में क्या क्या आता है? 1 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं, 10 स्वर आते हैं, अंतस्थ आते हैं। ये रेलेव है। ठीक है, याद रखेंगे अल्प प्राण में क्या क्या आता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए अब बताइए इस वाले क्वेश्चन को, निम्न में से अकारांत शब्द कौन सा है? अकारांत शब्द क्या होता है? तो ये अकारांत उकारांत क्या होता है, आपने सुने? बिल्कुल, मैंने आपको बताए भी थे। तो एक होता है अकारांत, क्या होता है? अकारांत होता है। ठीक है, एक अकारांत होता है, क्या होता है? अकारांत होता है, जो बड़ा वाला होता है। ठीक है, अकारांत होता है। एक इकारांत होता है, छोटी वाला इकारांत होता है। बड़ी ई का ईरानंत होता है, क्या होता है? इकारांत होता है। और एक उकारांत होता है। ठीक है, ये सब होते हैं। उकारांत होता है और बड़ा उकारांत होता है। तो ये आपको पता होगा कैसे होते हैं। हमको कैसे पता कि उकारांत आता है, अकारांत आता है, इकारांत आता है? देखिए, जिस वर्ण का अंत, बोलिए जिस शब्द का अंत छोटे आप पे हो, जिस वर्ण का अंत छोटे आप पे हो, जिस शब्द का अंत छोटे आप पे हो, वो क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। जिस शब्द का अंत बड़े आप पे हो, वो क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। जिस शब्द का अंत छोटी ई पे हो, वो क्या हो जाएगा? इकारांत हो जाएगा। जिस शब्द का अंत बड़ी ई पे हो, वो क्या हो जाएगा? इकारांत हो जाएगा। और जिस शब्द का अंत छोटे ऊ पे हो, वो क्या हो जाएगा? उकारांत हो जाएगा। और जिस शब्द का अंत बड़े ऊ पे हो, वो क्या हो जाएगा? उकारांत हो जाएगा। तो ये बस बहुत छोटा सा है, आपको कैसे याद रखना है, बस ऐसे याद रखना है, जिस वर्ण का अंत जिस पे हो वही वो अकांत हो जाता है। तो ये क्या लिख रहा है? कलम। तो बोलिए क लम। तो मैं इसको तोड़ के बताऊं किस पे अंत हो रहा है, आप कहेंगे ये तो मैं पे अंत हो रहा है। मैं क्या? मैं दोस्तों एक व्यंजन है, मैं एक व्यंजन है, और मैं जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से
नहीं बोले जाते, जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। तो इसमें कौन सा आ रहा है, मैं, बोलिए मैं, ए की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, ए की आवाज आ रही है, यानी अकारांत है, यानी अकारांत है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे को देखिए, लड़की, लड़की, लड़की में ई की मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा है, कौन सी है, बड़ी की मात्रा है। तो कौन सा अंत हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। रचेता, रचेता बोलिए, रचेता किस पे अंत हो रहा है, बड़े आप पे, तो क्या आ जाएगा, आकारांत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आकारांत आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, भालू, ये किस पे हो रहा है, बड़े ऊपर अंत, तो क्या हो जाएगा, उकारांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उकारांत हो जाएगा, ठीक है। आपको अकांत समझ में आए, अकारांत, उकारांत, इकारांत समझ में आए, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, ये आपको बताना है, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए महाप्राण होते क्या क्या है, मैं आपको बताऊं। अल्पप्राण तो आपको याद है कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण बस ये आपको याद रखना है 2 और 4। देखिए मैं आपको अल्पप्राण फिर से बता देता हूँ। अल्पप्राण क्या होते हैं, 1, 3, 5, 10 के 10 स्वर होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये रिलेव है, ठीक है। ये होते हैं अल्प प्राण में, किसमें, अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या होता है, 2 और 4 होते हैं, क्या होते हैं, 2 और 4 होते हैं। तो बस यही आपको रखना है, 2 और 4 क्या है, किस में आता है, क्या तो पहले में आता है, क्या तो पहले में आता है, च भी पहले वर्ण में आता है। उसके बाद आपको याद रखना है, और वह तो किस में आता है, वह तो अंतस्थ में आता है, अंतस्थ तो महाप्राण में आते नहीं है। तो क्या बचा, थ, थ क्या बचा, थ, थ क्या आएगा, महाप्राण में, थ किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। याद रखिए, ते, थ, दे, ध, न, तो थ कौन से पे आता है, दूसरे पे आता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होते हैं, दूसरे और चौथे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। उन स्पर्शी व्यंजनों को अवश्य याद रखें, जो 25 स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। महाप्राण और अल्पप्राण आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले को बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ढ जो वर्ण है, ये जो ढ वर्ण है ये नहीं है, ढ वर्ण क्या नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखिए ढ वर्ण क्या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। एक होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो आप कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, मैं आपको कहूंगा उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन से होते हैं, 2 होते हैं। ये जो नीचे लिखा होता है ना, बिंदी जो लगी होती है, इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। एक तो ढ होता है और एक ढ होता है, एक तो ढ होता है और एक ढ होता है। 2 उत्क्षिप्त होते हैं, क्या होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, ठीक है। ये कौन से वर्ण में आते हैं, तो याद कीजिए, ट, ठ, डे, डे के बाद क्या आएगा, डे के बाद आएगा ढे, उसके बाद क्या आएगा, अणे। तो ये आते हैं ना, और ये जो लिख रहे हैं ना डे, इन्हीं के बराबर में ये आता है, इन्हीं के बराबर में ये आता है, यानी ये बिना बिंदु वाला आता है और ये भी आता है। तो ये इन्हीं के साथ आते हैं, यानी ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या है, आप कहेंगे डे, डे। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, कितने, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लिख लिया हमने। तो ये कौन से, तीसरे और चौथे में, तीसरे और चौथे में। तो डे पूछा है, क्या पूछा है, डे पूछा है। तो डे क्या नहीं है, डे क्या नहीं है, ये पूछा है। क्या मूर्धन्य, क्या मूर्धन्य, तो मूर्धन्य कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य क्या होते हैं, टेट है, डेड है। तो मूर्धन्य तो ये सारे ही, मूर्धन्य तो सारे ही, बिल्कुल है मूर्धन्य। महाप्राण है, महाप्राण कौन से होते हैं, 2 और 4 होते हैं। कौन से होते हैं, 2 और 4 होते हैं, मैंने आपको बताया। ये कौन सा है, चौथा है, तो महाप्राण भी है, महाप्राण है, बिल्कुल है। अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं 1, तो कौन से, 1, 2 होते हैं। तो अघोष तो ये है नहीं, क्योंकि ये तो चौथे में आता है, क्योंकि ये तो चौथे में आता है, यानी कि ये क्या नहीं है, अघोष नहीं है। ये क्या नहीं है, अघोष नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और स्पर्शी तो है, ये स्पर्शी व्यंजन तो ये सारे हैं ही। तो कोई या नहीं है, अघोष नहीं है, क्या नहीं है, अघोष नहीं है। बाकी ये मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है, स्पर्श भी है। मूर्धन्य क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, टेट है, डे वाले सारे मूर्धन्य होते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं, 2, 4 वाले होते हैं। अल्पप्राण कौन से होते हैं, 1, 3, 5 वाले होते हैं। 10 स्वर होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। मेरे साथ दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करते जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। मुख खोलने के आधार पर समवृत स्वर वर्ण है, तो मुख खोलने के आधार पर समवृत स्वर कितने होते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए जरा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने, 4 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होता है समवृत, क्या होता है, एक तो होता है समवृत, ठीक है। एक होता है विमवृत, क्या होता है, एक होता है विमवृत, ठीक है। एक क्या होता है, एक अर्ध समवृत होता है, क्या होता है, एक अर्ध समवृत होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, एक अर्ध विमवृत होते हैं, क्या होते हैं, अर्ध विमवृत होते हैं। तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं मुख खुलने के आधार पर। एक तो समवृत होता है, एक विमवृत होता है, एक अर्ध समवृत होता है, एक अर्ध विमवृत होता है, ठीक है। तो समवृत क्या होते हैं दोस्तों, समवृत होते हैं ये वाले, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं समवृत, क्या होते हैं, समवृत। विमवृत क्या होते हैं दोस्तों, विमवृत सिर्फ एक होता है, क्या होता है, एक होता है, यानी बड़ा, बड़ा क्या होता है, विमवृत होता है, क्या होता है, विमवृत
होता है। और ये क्या होते हैं, अर्धसंवृत। तो आप कहेंगे अर्धसंवृत होते हैं ये ए और ओ। कौन सा, ए और ओ, ये क्या होते हैं, अर्धसंवृत होते हैं। क्या होते हैं, अर्धसंवृत होते हैं। ये क्या बचे, बाकी बचे बड़ा औरत से औरत बचा और ए से एडी बचे, ये वाले बचे, ये वर्ण बचे। तो ये क्या होते हैं, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक संवृत होता है, एक विमृत होता है, एक अर्धसंवृत होता है, एक अर्धविमृत होता है। तो संवृत छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ, विमृत बड़ा, अर्धसंवृत ए ओ और अर्धविमृत ओ ए। ठीक है, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के मुख खुलने के आधार पर वर्ण होते हैं। तो पूछा है संवृत वर्ण है, तो संवृत वर्ण कौन सा है, पहला ही है। कौन सा है, पहला ही है, छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो। तो एक हो जाएंगे संवृत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे संवृत हो जाएंगे। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, याद रखेंगे बिल्कुल। मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के, संवृत, विमृत, अर्धसंवृत, अर्धविमृत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, क्या स्वर के अंतर्गत आती है, नहीं। क्या घोष के अंतर्गत आती है, नहीं। क्या उत्क्षिप्त के अंतर्गत आती है, नहीं। किसके अंतर्गत आएगी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंदर आएगी। तो उत्क्षिप्त क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ढह और ढह होता है, ढह और ढह उत्क्षिप्त होते हैं 2। ठीक है, संयुक्त वर्ण क्या होता है, अघोष भी मैंने आपको बता दिए, स्वर भी मैंने आपको बता दिए। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक तो श क्षत्रिय होता है, एक तय त्रिशूल होता है, एक ज्ञानी होता है, इसको ज्ञानी बोलते हैं, और एक क्या होता है, एक श श्रमिक होता है। क्या होता है, श श्रमिक होता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये 4 जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त कैसे, देखिए ये किससे मिलके बने, 6 कैसे बनता है, तो 6 बनता है कै धन श से। कैसे, कै धन श से बनता है। त्रय कैसे बनता है, तय धन रे से बनता है। कैसे बनता है, तय धन रे से बनता है। ज्ञानी कैसे बनता है, बोलिए ज्ञानी, गै धन इयानी से बनता है, गै धन इया से बनता है। ठीक है, ज्ञानी। उसके बाद श्रमिक कैसे बनता है, तो आप कहेंगे श धन रे से बनता है। कैसे बनता है, श धन रे से बनता है श्रमिक। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको चीज क्या याद रखनी है, ये तो आपको क्लियर हो गया, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको याद रखने। बनते कैसे, ये भी आपको याद रखने। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको याद रखनी है कि ये किस वर्ण के बाद आते हैं। ये जो 6 क्षत्रिय है किसके बाद आएगा, तय त्रिशूल है किसके बाद आएगा, ज्ञानी है किसके बाद आएगा, श्रमिक है किसके बाद आएगा। तो ये जिससे बनते हैं ना, जैसे श श्रमिक बनता है, कैसे कैसे बनता है, कैसे, कै के बाद क्या आता है, श आता है। कै के बाद श धन से बनता है ना, कै धन श से बनता है। तो कै के बाद ही आएगा, ये किसके बाद आएगा, कै के बाद ही आएगा। छ जैसे हम लिखते हैं ना, कै खे गे। तो आप जब हिंदी शब्दकोश में लिखेंगे ना, तो खे से पहले क्या आएगा, कैसे पहले छ आएगा। कैसे पहले क्या आएगा, छ आएगा, क्योंकि कैसे मिलके बनता है छ, कैसे मिलते बनता है छ। तो ये याद रखना है, मैं अभी आपको और बताऊंगा। याद रखेंगे कितने वर्ण होते हैं, 4 जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, चलें आगे। चल नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है, ये आपको बताना है। तो उत्क्षिप्त क्या होती है, एक तो ड होता है और एक क्या होता है, एक ढ होता है। ये मैंने आपको बताया, तो 2 ही तो उत्क्षिप्त होते हैं। बताइए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है तो कहाँ हुआ है, आरजू में हुआ है, यहाँ तो कहीं बिंदी नहीं दिख रही, नहीं हुआ। लिखाई में हुआ है, नहीं हुआ। जलज में हुआ है, नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे, पढ़ाई में हुआ है। किस में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है। दिख रहा है कैसे लिख रहा है, पढ़ाई। कैसे लिख रहा है, पढ़ाई। तो ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। उत्क्षिप्त आपको तो अब तो क्लियर होंगे ना, उत्क्षिप्त 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे क्या 3 के होते हैं, नहीं। क्या 4 के होते हैं, नहीं। क्या 1 के होते हैं, नहीं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होते हैं व्रतमुखी। कैसे होते हैं, व्रतमुखी स्वर। कैसे, व्रतमुखी। ठीक है, एक होते हैं अर्धव्रतमुखी। कैसे, अर्धव्रतमुखी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 प्रकार के मुख खुलने के, होठों के खुलने के आधार पर होते हैं, एक तो व्रतमुखी और एक अर्धमुखी। व्रतमुखी कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे छोटा आ, बड़ा ओ, और क्या होता है ओ, और क्या होता है ओ। तो ये क्या होते हैं, ये तो व्रतमुखी होते हैं। इनको बोल के देखिए, छोटा ऊ, तो पूरा मुख खुलेगा ना। और अर्धव्रतमुखी क्या होते हैं, अर्धव्रतमुखी होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे एडी, और ये वाली। ठीक है, ऐसे एनक। तो ये क्या होते हैं, ये अर्धविमृत होते हैं। क्या होते हैं, अर्धव्रतमुखी होते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक कैसे होते हैं, व्रतमुखी, एक होते हैं अर्धव्रतमुखी। याद रखेंगे
बिल्कुल याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया स्वर कैसे होते हैं। स्वर तो 11 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं लिखने के आधार पर, वैसे 10 होते हैं बोलने के आधार पर, ठीक है। और दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हर्ष स्वर, कैसे हर्ष स्वर होते हैं, और एक होते हैं दीर्घ स्वर, क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, याद रखेंगे। हर्ष स्वर को क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो हर्ष स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, वैसे ऋषि, ये क्या होते हैं, ये लघु स्वर यानी हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर बाकी के जो बच्चे होते हैं, बड़ा आ, जो बड़े होते हैं ना दीर्घ यानी जिनको बोलने में समय लगता हो, बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा ए, और ए, उसके बाद ओ और बड़े ओ। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं 7 के साथ दीर्घ स्वर, क्या होते हैं, 7 के साथ दीर्घ स्वर होते हैं। याद रखेंगे कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 2 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, बड़ा, छोटी, छोटा, बड़ाऊ, ए ओ। तो इसके ये जो लास्ट के शुरू के 3 है, ये जो है शुरू के 3, ये क्या होते हैं, ये सजातीय स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं। सजातीय स्वर मतलब क्या होता है दोस्तों, सजातीय स्वर मतलब होता है जो अपनी जाति से मिलकर बने हो, जो अपनी जाति से मिलकर बना हो। जैसे बड़ा कैसे बनता है, तो बड़ा बनता है एक आ छोटा, फिर एक और आ छोटा, तो कैसे बनेगा, फिर बन जाएगा बड़ा, क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। छोटी कैसे, बड़ी कैसे बनती है, छोटी प्लस छोटी तो बन जाती है बड़ी। तो यानी कि अपनी जाति से बने हुए शब्द को सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। बाकी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये विजातीय स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये विजातीय स्वर होते हैं, क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। ये जो है दूसरे के उससे बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, विजातीय स्वर होते हैं। और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन वालों को याद रखेंगे बिल्कुल। तो ये बनते कैसे, इनको विजातीय कैसे कहते हैं दोस्तों। ए कैसे बनता है, ए बनता है ए धन ई से, कैसे बनता है, ए धन ई से बनता है ए, कैसे, ए धन ई से बनता है ए, ठीक है। और ओ कैसे बनता है, छोटा आ प्लस ऊ से बनता है ओ, क्या बनता है, छोटा आ प्लस ऊ से बनता है ओ। तो इसलिए इनको कहते हैं विजातीय स्वर होते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। प्रयत्न के आधार पर ले किस प्रकार की ध्वनि है, ले जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो ले क्या पार्श्विक है, क्या उच्छिप्त है, क्या प्रकंपित है, क्या स्पर्श है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रकंपित क्या होता है दोस्तों, प्रकंपित होता है रे। प्रकंपित कौन सा वर्ण होता है, प्रकंपित होता है ले, जिसको क्या कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं। क्या होता है, रे होता है, जिसको लुंठित भी कहते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। सिर्फ एक वर्ण होता है प्रकंपित रे, क्या बोलिए, रे, रे बोलिए, रे, ऐसा लगना है जैसे प्रकंप आ रहा है, तो इसको प्रकंपित कहते हैं और लुंठित भी कहते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त क्या होते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया। ये क्या ऐसा होता है, लय होता है पार्श्विक, कैसी ध्वनि होती है, पार्श्विक ध्वनि होती है, ठीक है। याद रखनी है, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। लय ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दीर्घ स्वर का मेल के निम्न में से कौन स्वर सा मेल होता है। देखिए बोल रहा है दीर्घ स्वर के मेल से कौन सा मेल होता है, तो ये आपको बताना है। क्या छोटे आ से और छोटे आ को मिलाने से बड़ा आ बनता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बनता है। मैंने अभी आपको बताया क्या छोटी ई से छोटी मिलाने से बड़ी ई बनती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बनती है। क्या छोटे ऊ से छोटा ऊ मिलाने से बड़ा ऊ बनता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बनती है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही है। ये जो छोटे वर्ण जो बनते हैं ना, उनसे बड़ा वर्ण बनता है, यानी छोटा छोटा से मिला के बड़ा वर्ण बनेगा बड़ा, छोटी छोटी से मिला के बड़ी वर्ण बनेगी बड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है कि कैसे कैसे वर्ण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञानी, ज्ञानी बोलिए, ज्ञानी, ज्ञानी किसके सहयोग से बना है, ज्ञानी किसके सहयोग से बना है, ये आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कितने होते हैं, 4 जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से, श, त्र और ज्ञानी, उसके बाद क्या आता है, श्रमिक, क्या आता है, श्रमिक। तो ये जो 4 वर्ण है इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये किस किस के मेल से बनते हैं, श श्रमिक कैसे बनता है, कै धन श से बनता है, कै धन श से बनता है, ठीक है। तय त्रिशूल कैसे बनता है, तय धन रे से बनता है, कैसे, तय धन रे से बनता है। ज्ञानी किससे मिलती है, जय धन किससे बनती है, इया से बनती है, जय धन इया से बनती है। और ये क्षत्रिय कैसे बनता है, तो आप कहेंगे किससे बनता है, श धन रे से बनता है, कैसे, श धन रे से बनता है। ये मैंने आपको बताया था, ये पूछा जाता है काफी एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब ज्ञानी किससे मिलकर बना है, क्या जय धन इया से मिलना है, नहीं, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है, क्या नहीं है, हलंत नहीं है, और हलंत आना आवश्यक है। तो किससे बना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इससे क्या बना है, कै धन श से, ये आप कहेंगे क्या बना है, श श्रमिक बना है, ठीक है। तय से क्या बना है, तय त्रिशूल, क्या बना है, त्रिशूल वाला बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे बिल्कुल। ज्ञानी किसके सहयोग से बना है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
हिंदी शब्दकोश में छ के क्रम किस वर्ण में आता है, छ जो है किस क्रम के बाद आता है। तो मैंने आपको बताया तो जो वर्ण जिससे बनता है वो किसके बाद आता है। जैसे छ किससे बनता है, तो छ अक्षर में किससे बनता है, आप कहेंगे कै धन श से बनता है, कै धन श से बनता है। तो जो वर्ण से बनता है ना, जाने कैसे बनना है, किससे बनना है, कैसे बनना है, तो ये कै के बाद ही आएगा, यानी कै आएगा, ख आएगा, ख से पहले श आएगा, कै से पहले श आएगा। तो किसके बाद आएगा, कै के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, कै के बाद आएगा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, ये आपसे काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ। नेक्स्ट बताइए, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, अब मैं आपको बाकी के बता देता हूँ। तो ओ कैसे मिलके बना है, ओ कैसे मिलके बना है, तो ओ बना है छोटा आ प्लस किससे, ऊ से मिलकर बना है, छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ। तो छोटा आ यानी ए क्या है, ए तो स्वर है, ए क्या है, ए तो स्वर है। क्या दंत में होते हैं, क्या कंठ में होते हैं, क्या कंठ में होते हैं, आप कहेंगे मूर्धा में नहीं होते, कंठ में होते हैं। बोलिए विवाह किसका, ईएस का। तो विवाह यानी ए किस में आता है, कंठ में आता है। ऊ किस में आएगा दोस्तों, ऊ किस में आता है, खंड तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी लास्ट वाले में ऊ आते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसी में तो आते हैं, लास्ट वाले में ओष्ठ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों से मिलकर बनाए ना, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों। तो कौन सा हो जाएगा, ऊ किससे मिलकर बनाए, ये आपको बताना है, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। तो ये ऐसे मिलकर बहुत सारे वर्ण बनाते हैं, तो आप बता देंगे कैसे कैसे बनाए। तो ओ किससे बनाए, कंठ धन ओष्ठ से बनाए, किससे बनाए, कंठ धन ओष्ठ से बनाए। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। बताइए स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, अच कहते हैं, क्या हल कहते हैं, क्या प्रीत कहते हैं, क्या कंठ कहते हैं, नहीं। तो आप कहेंगे स्वरों को अच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे अच नाम से जाना जाता है। और हल नाम से किसको जाना जाता है, व्यंजन को। किसको, व्यंजन को। अब इनको हल नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं आता, और व्यंजन के नीचे जब ये लगता है ना हलंत, ये क्या लगता है, तो इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो इनको हल कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। यही मैं आपको दो चीजें, अब मैं सारी आपको हिंदी के वर्ण जितने होते हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, हिंदी के कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। कैसे कैसे 33 होते हैं, वो मैं तुमको बता देता हूँ। एक तो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 तो वो होते हैं, 25 तो स्पर्शी होते हैं। 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए। और 4 कैसे होते हैं दोस्तों, 4 तो संयुक्त हो गए और 4 होते हैं अंतस्थ। 4 कैसे होते हैं, अंतस्थ, यानी कि 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8 हो गए 33, यानी टोटल व्यंजन 33 हो गए। 11 क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। तो कितने हो गए, 44 वर्ण हो गए। कितने हो गए, 44 वर्ण हो गए। याद रखेंगे। 25 तो कैसे होते हैं, स्पर्शी होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो मैंने आपको बताया था, कै च ट त, ठीक है। और 4 क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। 4 क्या होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो कितने हो गए, टोटल 44 हो गए। कितने हो गए, 44 हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आपको दो याद रखने, दो क्या होते हैं, दो अयोग भाव होते हैं। दो क्या होते हैं, अयोग भाव होते हैं। क्या होते हैं, अयोग भाव। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको अनुस्वार कहते हैं। एक होता है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। नोट करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो दो ये हो गए, 44 और 2 कितने हो गए, 46 हो गए। 44 और 2 कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, आपको याद रखने। बाकी दो कितने होते हैं, बाकी दो उत्क्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं, दो उत्क्षिप्त होते हैं। दो उत्क्षिप्त हो गए तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 48 हो गए। कितने हो गए, 48 हो गए। और 4 बचे श, कौन से, श श है, ये 4 बचे। तो कितने हो गए, 4, ये टोटल हो गए 52। कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। ठीक है, 52 वर्ण आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या स्वरों को कहते हैं, नहीं। क्या शब्दों के समूह को कहते हैं, नहीं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमें पता है छोटे के बाद बड़ा आएगा, तो हमें कैसे पता, क्योंकि ये एक क्रम है, ये एक व्यवस्थित क्रम है, और इसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की सही परिभाषा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया अनुस्वार ये होता है। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार ये होता है। ठीक है, अनुस्वार क्या विसर्ग का कार्य करता है, नहीं। चंद्र बिंदु का कार्य करता है, नहीं। स्वर का कार्य करता है, नहीं। तो आप कहेंगे पंचम वर्ण का कार्य करता है।
किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का करता है। जैसे कैसे करता है, मैं आपके सामने लिख दूं दंपत्ति, क्या लिख दूं? दंपत्ति लिख दूं। अब मैं इस दंपत्ति को एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आपको याद क्या रखना है, ये तो अनुस्वार था, ये तो अनुस्वार था, मैंने इसको मैं में कैसे बदल दिया, मैंने इसको मैं में कैसे बदल दिया। तो बताइए ये जो पै लिख रहा है ये कौन सा वाला वर्ण है? पे, फे, बे, भे, मैं, यही वाला तो वर्ण है, पे, फे, बे, भे, मैं। तो इसका पांचवा वर्ण, इसका पांचवा वर्ण कौन सा है? मैं। इसका पांचवा वर्ण कौन सा है? मैं। देखिए ये जो अनुस्वार होता है ना, उसके ऊपर देखते हैं कौन सा वर्ण लिख रहा है? पे। तो पे का जो पांचवा वर्ण है उसको हम बदल सकते हैं अनुस्वार के स्थान पे, ठीक है। तो दंपत्ति ऐसे करके हम लिख सकते हैं, किसी भी, ये नहीं है पे, फे, बे, किसी का भी पांचवें वर्ण को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अनुस्वार बिंदी दोस्तों चार प्रकार की होती है। बिंदी हिंदी में चार प्रकार की होती है। एक तो अनुस्वार वाली होती है जो मैंने आपको बता दी, दंपत्ति की होती है, ठीक है। एक कौन सी होती है? उत्क्षिप्त वाली होती है। कौन सी होती है? उत्क्षिप्त वाली होती है, जो मैंने आपको बताई, जैसे ये लिखी जाती है नीचे वाली क्या होती है? उत्क्षिप्त वाली होती है। ढह वाली होती है, ये क्या होती है? उत्क्षिप्त वाली होती है, ठीक है। एक नुक्ता वाली होती है। एक कौन सी होती है? एक नुक्ता वाली होती है। जैसे कैसे लिखते हैं हम? कागजात लिख के देखिए, कागजात लिखिए, कागजात, इसके नीचे जो आएगा ना ये नुक्ता वाली बिंदी है, ठीक है। एक होता है पांचवा वर्ण, एक होता है पांचवा वर्ण। जैसे डमरू लिखते हैं ना, लिखिए डमरू, डमरू लिखेंगे तो ये जो आती है ना बिंदी, इसको कहते हैं पांचवा वर्ण। तो चार प्रकार की बिंदी होती है हिंदी में, याद रखेंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इस क्वेश्चन को, भाषण निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो भाषण निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? क्या ध्वनि आती है सबसे पहले? बिल्कुल आती है। क्या शब्द आता है? क्या पद आता है? क्या वाक्य आता है? तो बिल्कुल आता है। क्या शब्द पहले आता है? नहीं, शब्द तो बाद में आएगा ना, पहले तो ध्वनि आएगी। क्या वाक्य आता है? नहीं। क्या पद आता है? नहीं। तो सबसे पहले क्या आती है? ध्वनि आती है। ध्वनि के बाद शब्द बनते हैं, फिर पद होते हैं, फिर एक पूरा वाक्य होता है। तो ये सही क्रम है। भाषण निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है, इस वाले क्वेश्चन को बताइए और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? क्या ओ, ये तो बहुत पहले की शेष है, ये भी बहुत पहले की, हमारे वर्ण में तो थे ही ना। तो क्या है? खे गए। क्या है? खे गए। ये जो नुक्ता वाले है ना, ये जो नुक्ता वाले, ये नवीन विकसित ध्वनि है। ये क्या है? नवीन विकसित ध्वनि है, ठीक है। तो ये वाली जो हो जाएंगी नवीन विकसित ध्वनि हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये शब्दकोश वाला, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना है। और आपको क्लास कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपका रहा तो नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे कोशिश की है कि इस चैप्टर में आप इस क्लास को एक बार देख लेंगे तो वर्णमाला का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने आपको स्वर बताए, मैंने आपको व्यंजन बताए, मैंने आपको सब चीज बता दी जो वर्णमाला से आ सकती थी। तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। पहली हमारी क्लास है, तो बताएं आपको कैसी लगी, ये बताना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो हमें थोड़ा अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक अवश्य करना है, ठीक है। क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने, उससे अपने नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। और 1 से 2 बार इस क्लास को अवश्य देखें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा वर्णमाला होती क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी इस क्लास का रिवीजन अवश्य कीजिए और नोट्स अवश्य बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।